हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत की भौतिक संरचनाओं का अध्ययन किया था और हमने संपूर्ण भौतिक संरचनाओं का अध्ययन किया था। उसमें हमारे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हो, उत्तर का विशाल मैदान हो, दक्कन का पठार हो या दक्षिण का पठार हो, उसके बाद तटीय भाग हो हमारा और हमारे द्वीप समूह हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने क्या किया था? अध्ययन किया था, चर्चा की थी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारत की नदियाँ। अगला टॉपिक क्या है हमारा? भारत की नदियाँ। यहाँ से भी प्रत्येक एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कौन सी हिमालय की नदी है और कौन सी प्रायद्वीप भारत की नदी है। उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है क्या हमारा? भारत की नदियाँ। यदि हम इन नदियों का वर्गीकरण करें, क्या करें? इन नदियों को क्या करते हैं? हम वर्गीकरण करते हैं। यदि अब क्वेश्चन बनता है कि सर नदियों में जल कहां से आता है, सबसे बड़ी बात तो यही है, हम पढ़ते जरूर है, नदी पढ़ लेंगे कि ये इसकी सहायक नदी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन नदियों में जल कहां से आता है। तो हम जल स्रोत के आधार पर नदियों का वर्गीकरण, कि किस नदी को जल कहां से प्राप्त होता है। तो जल स्रोत के आधार पर हम दो पार्ट में क्या करते हैं? नदियों का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? जल के आधार पर। कुछ नदियां ऐसी होंगी जिसमें साल के 12 महीने जल रहता होगा और कुछ नदियां हमारी ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ वर्षा का ही जल आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां कौन सी नदी है? हिमालय की नदियां, यानी कि जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां है उनमें जल कहां से प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की नदियों का ही हम एक नाम और देते हैं, इनको ही बोलते हैं सदाबहार नदी। सदाबहार नदियां, और इन सदाबहार नदियां को ही बोलते हैं हम बारहमासी नदियां। बारहमासी ये सारे के सारे एक ही नाम है। देखो, जो नदियां 12 के 12 महीने बहेगी, यानी कि जो फसल 12 के 12 महीने हरे रहेगी, उसे क्या कहेंगे? सदाबहार फसल। और जो नदी 12 के 12 महीने क्या करती रहेगी? जल प्रवाहित करती रहेगी, उसे क्या कहेंगे? सदाबहार नदियां, या उन्हें कहते हैं बारहमासी नदियां। तो जो हिमालय की नदियां हैं, इनमें जल की प्राप्ति कैसे होती है? सबसे पहली बात है, इनमें जल की प्राप्ति, जल का स्रोत क्या है? तो जो हिमालय की नदियां हैं उनमें जल का स्रोत है, एक तो वर्षा का जल, वर्षा का जल। दूसरा स्रोत है हमारा ग्लेशियर, ग्लेशियर का जल। कौन सा जल? ग्लेशियर। यानी कि जो हिमालय से जो नदी निकलेगी उनमें जल के स्रोत क्या है? दो हैं, एक तो वर्षा का जल, दूसरा ग्लेशियर का जल। जब किसी नदी, सपोज करो ये नदी है हमारी, यदि जब वर्षा होगी तो उसमें क्या होगा? वर्षा होगी तो वर्षा का जल प्रवाहित होगा। जब वर्षा नहीं हो रही तो उसमें जल कहां से मिलेगा? क्योंकि हमें पता है हिमालय पर्वत पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, मैंने आपको पढ़ाई थी, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, वाल्टोर ग्लेशियर, वाइफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, और सिक्किम में जाओगे जेमू ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश में उसमें उत्तराखंड में भी ग्लेशियर बताए थे, संतोपत ग्लेशियर, और तुम्हारा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलन ग्लेशियर, ये बहुत सारे क्या है? ग्लेशियर है। जब वर्षा नहीं होगी तो क्या होंगे? इन ग्लेशियर पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर का मतलब होगा बर्फ के पहाड़, जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? जब ये पिघलेंगे तो इनका जल कहां प्रवाहित होगा? नदियों में। तो जो हिमालय की नदियां हैं उसमें जल के स्रोत क्या है? दो है। नंबर 1 वर्षा का जल और नंबर 2 ग्लेशियर का पिघलना। जब
12 के 12 महीने नदियों में पानी रहेगा तो उन्हें क्या बोलते हैं, बारहमासी नदियां। या बारहमासी नदियों को ही बोलते हैं सदाबहार नदियां। और सदाबहार नदियां कौन सी है, जो हिमालय से निकलती है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सिंधु नदी तंत्र का। इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी नदियों का अध्ययन करेंगे, सिंधु नदी तंत्र। नंबर 2 अध्ययन करेंगे गंगा नदी तंत्र। तीसरा अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सी नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमें पता देखो सिंधु भी कहां से निकल रही, हिमालय से निकल रही, गंगा भी हिमालय से निकल रही और ब्रह्मपुत्र भी कहां से निकल रही, हिमालय से। इसके आगे मैंने एक शब्द लगाया तंत्र। तंत्र का मतलब समझो पहले एक बार। तंत्र का मतलब हो गया हमारा, सपोज करो ये क्या है, गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। गंगा में आके मिली यमुना नदी, उत्तर की ओर से मिलेगी रामगंगा, गोमती, काली, घाघरा, कोसी। इधर से मिलेगी यमुना, यमुना में चंबल मिलेगी, बेतवा, केन, सोन नदी। ये सारी आके अपने जल कहाँ डाल रही, एक मेन नदी कौन सी है, गंगा। गंगा जाके कहाँ चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। ये क्या नाम रहा इसमें, नाम तो गंगा ही रहा। तो इस गंगा में देखो एक मुख्य धारा तो गंगा होगी और बाकी क्या होंगी, इसकी सहायक नदी होंगी। क्या कर रही है, अपना जल डाल रही इसमें, फिर आगे बढ़ रही, फिर आगे जल डाल रही, आगे बढ़ रही। ये जो नदी है इसमें आके मिली, इन्हें बोलते हैं सहायक नदियां। जैसे यमुना की सहायक नदी है चंबल, यमुना की सहायक नदी चंबल। और चंबल किसकी सहायक नदी, गंगा की। यानी कि चंबल भी अप्रत्यक्ष रूप से किसकी सहायक नदी होगी, गंगा की। तो ये जो गंगा में बहुत सारी नदियां आके मिली, इसे ही बोलते हैं नदी तंत्र। और ये जितनी सारी नदियां इसमें आके मिलेंगी, इसे ही बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। इस प्रकार से हम सिंधु पढ़ेंगे, सिंधु के बारे में हम बताएंगे, सिंधु में कौन कौन सी नदियां आके मिल रही, उसके अंतर्गत हम सारी नदियां बता देंगे। जैसे सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है। ये तंत्र पढ़ेंगे और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं सहायक, उन सारी के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारी प्रायद्वीप भारतीय दक्षिण भारत की नदियां। कौन सी नदियां, प्रायद्वीप भारतीय दक्षिण भारत की नदियां। दूसरी आती है हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन सी नदियां, प्रायद्वीप भारत की नदियां, या इनका बोल सकते हैं दक्षिण भारत की नदियां। अब इन जो प्रायद्वीप भारत है हमारा, जो दक्षिण भारत है हमारा, इसमें जल का स्रोत क्या है, हमारी नदियों में, इनमें क्या जल का स्रोत क्या है, जल का स्रोत। मतलब जो प्रायद्वीप भारत है हमारा, इनमें जल कहां से प्राप्त हो रहा है, नदियों को। तो उसमें केवल जल का स्रोत है हमारा, केवल वर्षा। प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, इसमें जल का स्रोत क्या है, केवल वर्षा। क्योंकि हमें पता, अब कहोगे सर यहाँ ग्लेशियर क्यों नहीं है, यहाँ पे जब यहाँ पे ग्लेशियर है तो यहाँ पे ग्लेशियर क्यों नहीं है। तो एक चीज नोट करके लिखना, ग्लेशियर के लिए एक औसतन रेखा होती है जिसे हिम रेखा कहते हैं। ग्लेशियर के निर्माण के लिए, किसके, ग्लेशियर के निर्माण के लिए एक औसतन रेखा होती है, या औसतन हिम रेखा, औसतन हिम रेखा, जिसकी ऊंचाई होती है लगभग 4500 मीटर से। कितनी होती है, यानी कि औसतन हिम रेखा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करो एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है हमारा और एक पर्वत हमारा ये है, ठीक है। एक रेखा गुजर रही थी, यह रेखा है हमारी 4500 मीटर पे।
कहने का मतलब ये हुआ, जिस चोटी की ऊंचाई 4500 मीटर से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि वही चोटी क्या कर लेगी, हिमरेखा को पार करेगी। जब वो हिमरेखा को पार करेगी तो उस पर किसका निर्माण होगा, ग्लेशियर का निर्माण होगा। लेकिन जो प्रायद्वीप भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी हमारी 3700 कुछ किलोमीटर की है। मैंने बताया था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, अनाईमुड़ी थी। उसकी औसतन ऊंचाई लगभग 3700 के आसपास है। और ग्लेशियर के निर्माण के लिए ऊंचाई कितनी चाहिए, 4500 मीटर। तो बताओ क्या ग्लेशियर बनेंगे, नहीं बनेंगे। इसलिए जो प्रायद्वीप भारत है इसमें जल का स्रोत क्या है, केवल वर्षा का जल। तो जब वर्षा का जल है तो इसलिए इन नदियों को एक नाम से और जानते हैं, बरसाती नदी। क्या बोलते हैं, कौन सी नदी, बरसाती नदी। तो प्रायद्वीप भारत की नदियों में का जल का स्रोत क्या होगा, वर्षा, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, बरसाती नदी। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और बहुत सारी नदियां हैं हमारी। और क्या है, हमारी बहुत सारी नदियां हैं हमारी। लेकिन आपको ध्यान रखना, दक्षिण भारत की एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। यह है उपवाद। उपवाद मतलब ये हो गया दक्षिण भारत की, उपवाद का मतलब ये हुआ, यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें 12 के 12 महीने जल प्रवाहित होता है। और कहोगे जल कहां से प्रवाहित होता है, देखो, एक तो जब मानसून आते हैं तो वर्षा करेंगे तो वर्षा का जल आएगा। उसके बाद मैंने आपको जब मैं तट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कोरोमंडल तट। कौन सा तट पढ़ाया था, कोरोमंडल तट। जब मानसून लौटते हैं तो सबसे पहले सबसे वर्षा कहां करते हैं, कोरोमंडल तट पर, यानी कि तमिलनाडु में। और ये नदी कहां प्रवाहित होती है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर प्रवाहित होती है। तो इस नदी में जो जल के स्रोत हैं वो दो हैं, एक तो आते हुए मानसून, एक जाते हुए मानसून। जब इसमें आते हुए मानसून में वर्षा का पानी जा रहा है और जाते हुए मानसून में का भी पानी जा रहा है, तो इसीलिए इस नदी में वर्ष भर क्या पानी रहता है। तो इसीलिए ये उपवाद है, इसीलिए बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि गंगा क्या है, वो भी पूरे साल बहती है, और ये क्या है, दक्षिण में है और गंगा की तरफ पूरे साल बहती है, इसलिए बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, सारों का अध्ययन करेंगे हम। तो आपको समझ में आया होगा कि नदियों में स्रोत क्या है, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां में जल की प्राप्ति कैसे होती है। उत्तर भारत की नदियों को हम क्यों सदाबहार नदी या बारहमासी नदियां बोलते हैं। जो उत्तर भारत की नदियां में बारहमासी नदियां क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जल का स्रोत क्या है, वर्षा का जल और ग्लेशियर, इसलिए उन्हें बारहमासी नदियां। प्रायद्वीप भारत को क्यों बरसाती नदी बोलते हैं, इसमें जल का स्रोत क्या है, केवल वर्षा। जब वर्षा होगी तो ये साल ये कुछ महीने बहेंगी, कुछ महीने सूखी रहेंगी। सूखे रहने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं, बरसाती नदियां। और जल का स्रोत क्या है दक्षिण भारत में, केवल वर्षा। ये तो था हमारा जल के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, फिर देखेंगे गंगा नदी तंत्र, उसके बाद देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक को जानकारी करेंगे, पहले उत्तर भारत की नदियां क्लियर करेंगे, उसके बाद दक्षिण भारत की नदियां करेंगे। जब दोनों हो जाएगा तो भारत की नदियां हमारी पूरी। और जैसे जैसे हम भारत की नदियां पढ़ेंगे उसके साथ ही मैं आपको परियोजना भी पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ा दूंगा, परियोजना, और किस नदी पे कौन सा बांध है, क्योंकि अलग से नहीं पढ़ेंगे। नदी पढ़ेंगे, नदी प्रवाहित होगी तो मैं उस पर बताता रहूंगा किस नदी पे ये बांध है, इस नदी पे ये परियोजना है, इस नदी पे ये जलाशय है। साथ के साथ मैं पढ़ाता रहूंगा आपको भी इसी प्रकार से। दूसरी बात, हम जो भी कुछ पढ़ेंगे मैप की मदद से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हम बड़ी बड़ी थ्योरी लिखेंगे, हम सिर्फ मैप की मदद से पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 4 पन्नों पे एक ही नदी लिख दी और लिख रखी हमने इमला, एक ही लिख के मैप की मदद से पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग है हमारी सिंधु नदी तंत्र।
तो भारत की नदियों का जो पहली नदी है हमारी कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। इसके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ करते हैं भारत का इस प्रकार से। ये रहा भारत का मैप इस प्रकार से, ठीक है। अब इस मैप की मदद से हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे अपना जल डालती है, किस नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, किस नदी पर कौन सी परियोजना है। तो टॉपिक क्या है हमारा? सिंधु नदी तंत्र। ये देश है भारत। ये देश कौन सा है? भारत। ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ये है हमारा अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। और यहां पे पड़ता है हमारा तिब्बत। और ये देश है हमारा कौन सा देश पड़ता है हमारा? पाकिस्तान। अब तिब्बत में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील। यही तिब्बत में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। कौन सी झील? तिब्बत में एक जगह पड़ती है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील कहां से? हमारी तिब्बत में। इस मानसरोवर झील से हमारी एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? सिंधु नदी निकलती है। कहां से? हमारी मानसरोवर झील से हमारी एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है ये? इसका नाम है हमारा सिंधु नदी। कौन सी नदी निकली हमारी? सिंधु नदी। अब इस नदी को मैं आप समझ गए होंगे कहां से निकली सिंधु नदी? मानसरोवर झील से। कहां पर इसने अपना मुहाना बनाया? अपना जल किस सागर महासागर में डाला? अरब सागर में डाला। देखो ये रही हमारी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। इससे कौन सी नदी निकाल ली हमने? कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी। जिसने अपना जल कहां पे डाला? अरब सागर में। तो आपको समझ में आएगा सिंधु नदी कहां से निकली? मानसरोवर झील, तिब्बत। और कहां पे अपना मुहाना डाला? अरब सागर में। सबसे पहले तिब्बत में प्रवाहित हो रही है, उसके बाद लद्दाख भारत, उसके बाद पाकिस्तान। तो सिंधु नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है हमारी? 3 देश, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। पूछेगा कौन सी नदी अंतरराष्ट्रीय नदी है? यदि कोई नदी एक से अधिक देशों में क्या हो रही होगी? प्रवाहित हो रही होगी, बह रही होगी, तो उसे हम क्या बोल लेंगे? अंतरराष्ट्रीय नदी। क्या बोल लेंगे इसको हम? अंतरराष्ट्रीय नदी। तो सिंधु नदी कितने देशों में प्रवाहित हो रही? 3 देशों में, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। इतनी बात। जब ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, उसके बाद कहां प्रवेश करती है? भारत में। तो भारत में कहीं ना कहीं से प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी भारत में जहां से प्रवेश करती है ना, वहां पे एक दर्रा है, यानी कि एक प्राकृतिक रास्ता है पहाड़ों के बीच से, जिसे बोलते हैं चोंगला दर्रा। तो जब भारत में इसने प्रवेश किया, ये यहां पे क्या कर रही? भारत में क्या कर रही? प्रवेश कर रही। तो पूछेगा सिंधु नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो कौन सा दर्रा है? चोंगला दर्रा। चोंगला दर्रा कहां से? हमारा लद्दाख राज्य में। कहां से? हमारा लद्दाख में। कहां से है चोंगला दर्रा? हमारा लद्दाख राज्य में। वहां से कहां प्रवेश किया इसने? भारत में। भारत के बताओ कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही सिंधु नदी? तो भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश से प्रवाहित हो रही है हमारी, क्योंकि हमें पता है इससे नीचे तो क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर। तो सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है? केंद्र शासित एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? लद्दाख से क्या हो रही?
प्रवाहित हो रही, उसके बाद ये नदी पाकिस्तान जा रही, उसके बाद कहाँ चली गई, अरब सागर में। जब मैं आपको हिमालय पर्वत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ट्रोंस हिमालय पढ़ाया था। कौन सा हिमालय, ट्रोंस हिमालय। और ट्रोंस हिमालय की मैंने आपको 3 श्रेणियां बताई थी, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, ये काराकोरम थी, उसके बाद लद्दाख थी, उसके बाद जास्कर थी। और मैंने बताया था जो सिंधु नदी है वो किन 2 श्रेणी के मध्य से बह रही है, वो इस प्रकार से बहती, किस किस के मध्य, लद्दाख और तो ऊपर एक श्रेणी है हमारी, कौन सी, इतना ध्यान रखना, लद्दाख और जास्कर के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, सिंधु नदी। क्योंकि मैं सब कुछ तो बना नहीं सकता, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब मैं हिमालय पढ़ा था मैंने बताया था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये किसकी श्रेणी थी, ट्रोंस हिमालय की। और सिंधु नदी किन 2 श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती थी, लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहती कौन सी, सिंधु नदी। उसके बाद जब ये इन श्रेणी से प्रवाहित होती है, उसके बाद पाकिस्तान जाके अरब सागर में जल डालती है। कुछ नदी ऐसी होंगी जो उसमें अपना जल डालती होंगी लाके। तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य मैंने एक नदी बताई थी आपको, कौन सी, शियोंग नदी, शियोंग नदी है, शियोग नदी, कौन सी नदी, शियोग नदी। शियोग नदी की इन 2 श्रेणियों के मध्य बताई थी मैंने, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी, लद्दाख और काराकोरम के मध्य शियोग नदी। तो शियोग नदी किधर जल डालती है अपना, किस नदी में डालती है, ये कौन सी नदी होगी, शियोग नदी होगी। ये देखो यहां पे ये आके डाल दिया जल इसने अपना, कहां से, सिंधु नदी में। फिर एक नदी और जल डालती है इसमें, इसका नाम है गिलगित नदी, गिलगित नदी। ये निकलती है पीओके से, पाक ओबलिक कश्मीर या पाक अधिकृत क्षेत्र। ऊपर ही हमें एक पर्वत पढ़ाया था ना, हिमालय, हिमालय का पाकिस्तान में नाम था सुलेमान, हिमालय पर्वत का पाकिस्तान में नाम है सुलेमान, और अफगानिस्तान में नाम है हिंदू कुश पर्वत। तो सुलेमान पर्वत से निकलती है हमारी कौन सी, गिलगित नदी। आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है गिलगित किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। उसके बाद अफगानिस्तान से एक नदी आके मिलती है इसमें, काबुल नदी। कौन सी नदी, काबुल नदी। कौन सी नदी, काबुल नदी। पीओके से निकली एक नदी गिलगित नदी, जी लिख देता हूं गिलगित, ये शियोग नदी, और एक नदी आके मिली काबुल नदी। तो ये किस में आके मिल रही, सिंधु में। किधर से, उत्तर से दक्षिण की ओर आके क्या कर रही है, मिल रही है। उसके बाद इस जास्कर श्रेणी से एक नदी आके निकलती है जिसका नाम है जास्कर नदी, और जाके मिलती है सिंधु नदी से। तो जास्कर नदी कहां से निकली, जास्कर श्रेणी से, किसमें अपना जल डालना, तो यहीं से ही डाल दो। कौन सी नदी, जास्कर। अब देखो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, काबुल, गिलगित, शियोक नदी और जास्कर नदी किसकी सहायक नदी होगी, सिंधु नदी की। ठीक है, हमें पता है कि लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। तो यहीं से स्थित है हमारा क्या, लद्दाख की राजधानी लेह। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे हमारी लद्दाख की राजधानी लेह। और हमने एक और शब्द सुना है, कारगिल, सुना है ना, कारगिल का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य। पूछेगा कि कारगिल किस नदी के किनारे है, कारगिल किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना कारगिल भी हमारा यहीं पे पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे। ये कौन सा शहर है, कारगिल। यहीं से मैं आपके देखो नदियां क्लियर करा दूंगा, नदी के साथ परियोजना, जितने भी बांध होंगे, जितने भी जलाशय होंगे, प्लस किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है या कौन सा स्थित है, ऐसे क्लियर करा देंगे। तो लद्दाख और ले, लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के। ठीक है, हो गया। सिंधु नदी समझ में आई, कहां से निकली, मानसरोवर झील तिब्बत से।
कहाँ जल डाला? अरब सागर में। कितने देशों से बह रही है? 3 देशों से। कौन कौन से? भारत नहीं, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। इतनी बात कीजिए। उसके बाद भारत के कितने राज्यों से? कौन सा? लद्दाख राज्य से, केवल एक राज्य से। किन किन 2 श्रेणियों के मध्य से? लद्दाख और जास्कर के मध्य से। किस दर्रे से प्रवेश करती है? चांगला दर्रा। कहां सी है? लद्दाख में। ठीक है। आके मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? काबुल नदी, गिलगित नदी और श्योक नदी। दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी जास्कर नदी। ये क्या है? इसकी सहायक नदी है। आई होप आपको इतना समझ में आया कि कौन सी नदी कहां से निकली। सबसे इंपोर्टेंट होता है सहायक नदी, उसका उद्गम और उसका मुहाना, उसके किनारे बसे शहर। ये था हमारी सिंधु नदी। यदि हम सिंधु नदी की लंबाई की बात करें, सिंधु नदी 3 देशों में बह रही है ना, कौन कौन से? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। यदि मैं तीनों देशों की लंबाई की बात करूं, उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, यानी कि 2880 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई है। याद नहीं रखना आपको कि लंबाई कितनी है, पर पता होना चाहिए कि लंबाई कितनी है। तो कितनी लंबाई है? 2880 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई है। भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है? केवल एक, केवल एक। कौन सा? लद्दाख। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन ये बनेगा कि सिंधु नदी भारत में कितनी लंबाई तय करती है। तो भारत में इसकी लंबाई है 1144 किलोमीटर, यानी कि 1144 किलोमीटर क्या है इसकी भारत में लंबाई है। कैसी नदी है ये? अंतरराष्ट्रीय नदी है। समझ में आया होगा तो ना? ठीक है। इसी प्रकार मैप से बनाओगे ना तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैप देखोगे, क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं ना तो वो एक बार देखने से याद हो जा। क्यों? क्योंकि इसको हम अपनी आंखों से देख रहे, उसे हम देख रहे हैं और किताबों के हम पढ़ रहे हैं, जिससे क्या वो आज किताब पढ़ोगे 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन रहेगा। यदि इस किताब पढ़ने के बाद उस पर हम प्रैक्टिकल कर ले तो जिंदगी भर याद रहेगा। इसके बाद ये हमारी सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। थोड़ी सी और लंबी कर देते हैं इसको। अरब सागर। फिर दूसरी नदी है हमारी चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी कौन सी नदी है? चिनाब। यहां पे ये कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। यहां जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है, एक जिला है अनंतनाग जिला। यहीं पे ही एक जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग जिला। अनंतनाग जिला सुनते होगे ना, न्यूज में आता है कि अनंतनाग जिले में आतंकवादी और भारतीय सेना के बीच हुई मुठभेड़। अनंतनाग जिला कहां से है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे एक झील है, या तो आपको लिखा मिलेगा बेरीनाग झील या मिलेगा शेषनाग झील। तो आपको ध्यान रखना है बेरीनाग झील। कौन सी झील? अनंतनाग जिले के शेषनाग झील या बेरीनाग झील से कौन सी नदी निकली? यहां से एक नदी निकलती है चिनाब नदी। कौन सी नदी? यह नदी है हमारी चिनाब नदी। नहीं, चिनाब नहीं, झेलम। कौन सी नदी है हमारी? झेलम नदी। तो झेलम नदी कहां से निकली? अनंतनाग जिले के बेरीनाग झील से निकली। कौन सी? झेलम नदी। ये निकली झेलम नदी, इस प्रकार से बह रही है। इस झेलम नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है किशनगंगा नदी। कौन सी? किशनगंगा। किशनगंगा नदी। तो
कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किशन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। जहां पे आके ये नदी मिलती है ना, यहाँ पे किसमें? झेलम में। कौन सी? किशन गंगा। तो यहीं पे एक परियोजना है हमारी, जब किशन गंगा झेलम में आके मिलती है ना, तो वहीं पे एक परियोजना बनी हुई है, एक बांध बना हुआ, जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। किस नदी पर? किशन गंगा और झेलम नदी पर। कौन सी परियोजना है हमारी? तुलबुल परियोजना। यदि कभी कभी ऐसा हो जा, पूछ लेगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, वो झेलम नहीं देने का क्या देगा? किशन गंगा। यदि वो कभी किशन गंगा ना दे तो क्या देगा? झेलम। सपोज करो उसने दोनों दे दिया, किशन गंगा और झेलम, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप वो करोगे कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है हमारी? बड़ी नदी कौन सी है? झेलम। तो उस कंडीशन में आंसर क्या लगेगा हमारा? झेलम नदी। जब ये झेलम नदी किशन गंगा मिलती है तो कौन सी परियोजना बनाई इसने? तुलबुल परियोजना। उसके बाद ये नदी प्रवाहित होती है। जब ये नदी प्रवाहित होती है तो आगे जाके ये एक झील है, वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर नहीं, वुलर झील। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में एक झील है वुलर झील, जिससे कौन सी नदी बह रही? इस वुलर झील से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही? झेलम नदी। ये क्या है? ये झील में चली जाती है, उसके बाद फिर बाहर निकल जाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। इस वुलर झील के बारे में आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी व ताजे पानी की झील कौन सी झील है? भारत की सबसे बड़ी और ताजे पानी और मीठे पानी की झील कौन सी है हमारी? कहां सी है हमारी? जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है इससे? हमारी झेलम नदी। जब ये झेलम नदी आगे बढ़ती है तो इसी के किनारे एक शहर स्थित है हमारा, श्रीनगर। कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर किसके किनारे हमारा? झेलम नदी के किनारे। उसके बाद जब ये श्रीनगर से आगे नदी बहती है तो आगे पड़ती है हमारी कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। देखो सारा का सारा पिछले जितना हमने हिमालय पर्वत पढ़ा ना, उससे ही सारे के सारे को कनेक्ट करो। अब जब मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के मध्य है? कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के मध्य बताया था मैंने आपको? एक बताया था वरद हिमालय, एक बताया था मैंने आपको लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? वरद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन है स्थित? हमारी कश्मीर घाटी। लघु हिमालय का भी एक श्रेणी थी, कौन सी? पीर पंजाल। पीर पंजाल लघु हिमालय की एक श्रेणी थी पीर पंजाल, और वरद हिमालय के मध्य कौन है? हमारी कश्मीर घाटी। जब मैं आपको वरद और लघु पढ़ा था, मैंने बताया था कि झेलम नदी प्रवाहित होती है, अपने साथ बर्फ के बहुत बड़ी बड़ी सीलियां या बहुत बड़ी अधिक मात्रा में बर्फ प्रवाहित करके लाती है और कश्मीर घाटी में लाके छोड़ देती है। जब ये झेलम नदी इस कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती है, ये अपने साथ क्या लेके आती है? बर्फ, यानी कि हिम लेके आती है। जिससे क्या, और जो बर्फ लेके आती है वो क्या करती है? कश्मीर घाटी में छोड़ देती है, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? करेबा। पढ़ाया था ना मैंने करेबा। करेबा में क्या हो रहा था? केसर की खेती। क्या हो रही थी? केसर की खेती। किस मिट्टी में हो रही थी?
करेवा मिट्टी में। करेवा मिट्टी क्या थी? झेलम नदी के द्वारा बहकर लाई गई बर्फ को ही क्या कहते हैं हम? करेवा, जिसमें क्या होती? केसर की खेती होती। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। उसके बाद जब ये नदी आगे प्रवाहित होती है तो ये कुछ मात्रा में भारत और पाकिस्तान की क्या करती है? सीमा का निर्धारण। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? देखो, इधर पाकिस्तान, इधर भारत, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी कर रही? झेलम नदी। और आगे जाके चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। वो मैं जब चुनाव करूंगा तब बता दूंगा। देखो, झेलम नदी कहां से निकली? अनंतनाग जिले में एक झील है बेरीनाग से निकली। कौन सी? झेलम। झेलम नदी आगे बहती है, आगे की ओर प्रवाहित होती है, तो उसमें एक नदी आके मिलती है। कौन सी? किशनगंगा नदी। जब किशनगंगा नदी आके मिलती है तो कौन सी परियोजना बनी? तुलबुल परियोजना। फिर झेलम नदी आगे प्रवाहित होती है, आगे एक झील है। कौन सी? वुलर झील। पूछेगा वुलर झील से कौन सी नदी बहती है? झेलम। वुलर झील से जब ये नदी आगे बहती है, एक शहर है श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है हमारा? झेलम नदी के। वुलर, उसके बाद वुलर नदी के बारे में आपको पता, भारत की सबसे बड़ी और ताजे पानी की झील कौन सी है? कहां से है ये? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ये नदी जब आगे प्रवाहित होती है किस घाटी से? उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि कश्मीर घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी झेलम। और जब ये कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती है, ये अपने साथ क्या लेके आती है? अधिक मात्रा में बर्फ लेके आती है। और उस बर्फ को क्या करती है? या हिम लेके आती है। उसे बर्फ को क्या करती है? कश्मीर घाटी में छोड़ देती है। तो छोड़ देती है तो उसमें क्या, उसे क्या कहते हैं वहां के लोग? स्थानीय लोग। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उसे क्या बोलते हैं? करेवा। उस करेवा में किसकी फसल करते हैं वो? केसर। क्वेश्चन पूछेगा कि केसर की खेती के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? करेवा का। फिर आगे बहती है, भारत और पाकिस्तान दोनों की क्या कुछ किलोमीटर सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? फिर आगे जाके क्या होगा? ये किसमें मिल जाएगी जाके? चिनाब में। देखो, यहां से निकली इस प्रकार से, ये होगी। ये कौन सी नदी है हमारी? सिंधु के बाद झेलम। इस पे जो भी कुछ है वो हमने यहां सब कुछ बना दिया। झेलम के बाद आती है हमारी चिनाब नदी। कौन सी नदी आती है हमारी? चिनाब नदी। देखो, हिमाचल प्रदेश, यहां पे कौन सा राज्य है हमारा? ये हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है ये हमारा? हिमाचल प्रदेश। एक नदी आती है चंद्र और एक नदी आती है भागा। कौन सी नदी? चंद्र और बी से बनती है भागा। जब चंद्र नदी और भागा नदी, कौन कौन सी? चंद्र नदी और भागा नदी आके मिलती है हमारे बारालाचा दर्रा पर। बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा दर्रा, वहां के मिलती है। तो वहां से निर्माण होता है हमारा चिनाब नदी का। कौन सी नदी? कोई नहीं से मैं बड़ा करके यहां बनाऊंगा, अभी समझ लो। जब चंद्र नदी और भागा नदी आके कहा मिली? बारालाचा दर्रा पर। वहां से किस नदी का निर्माण हुआ? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी हिमाचल में बहने के बाद कहां चली जाती है? जम्मू कश्मीर में बहती हुई कहां चली जाती है? पाकिस्तान। कहां चली गई ये नदी? पाकिस्तान। अब इसके बाद देखो, चंद्र या चंद्राय की बात है, और एक नदी आके मिली भागा नदी। ये दोनों नदी कहां की है? हिमाचल प्रदेश की। जब ये दोनों नदी आपस में आके मिलती हैं, यहां पे एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा कहां से है हमारा? हिमाचल प्रदेश में। इनसे एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है क्या हमारा? चिनाब नदी। ये हमारी चिनाब नदी। कौन सी नदी हमारी? चिनाब नदी। चंद्र और भागा दो धाराओं के मिलती है कहां से आके? बारालाचा दर्रा में। उसके बाद बारालाचा दर्रा कहां? हिमाचल में। तो इसका मतलब क्या हो? चिनाब नदी कहां बह रही है? हिमाचल में। उसके बाद ये नदी कहां चली जाती है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद पाकिस्तान।
पूछेगा कि दो धाराओं के मिलने से किस नदी का निर्माण हो रहा। सिंधु नदी तंत्र की दो धारा के मिलने से किस नदी का निर्माण हो रहा? चिनाब नदी का। एक धारा चंद्र, एक धारा भागा। कहां मिली आके? बरालाचा दर्रा पर। उसके बाद हिमाचल से प्रवाहित हो रही, उसके बाद कहां चली गई? जम्मू कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान। जब ये नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, इस नदी पर कुछ परियोजना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 7 परियोजना है, पर एग्जाम की दृष्टि से 3 बहुत महत्वपूर्ण है। एक का नाम है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। एक का नाम है बगलियार परियोजना, एक का नाम है सलाल परियोजना, एक का नाम है बगलियार परियोजना, और एक परियोजना हो रहा है हमारी इस पे दुलहस्ती परियोजना, दलहस्ती परियोजना, दलहस्ती परियोजना। किस नदी पर है हमारी ये? चिनाब नदी पर। कौन कौन सी? सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। किस राज्य में है हमारे ये? जम्मू कश्मीर में। देखो चिनाब नदी पर तो 3 परियोजना इंपॉर्टेंट है, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। इस चिनाब नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। नोट करके लिखना, पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल विश्व का सबसे ऊंचा पुल, सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर है हमारा? इस चिनाब नदी पर। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जिसका नाम है अटल सेतु। अटल सेतु। देखो एग्जाम में पूछ लेगा कि अटल सेतु पुल किस नदी पर है? चिनाब पर। विश्व का, जब ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल है तो भारत का भी सबसे ऊंचा पुल यही होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल या भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? अटल। कहां, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। आई होप आपको आज की क्लास में सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी तीनों क्या होंगे अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगली क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे सिंधु, झेलम, चिनाब। एक नदी है रावी नदी, एक नदी है व्यास, और उससे अगली नदी है हमारी सतलज नदी। सिंधु की अगली क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे रावी, व्यास और सतलुज। आज की क्लास में हमने सिंधु नदी देखी, फिर इसके बाद झेलम नदी, इसके बाद चिनाब नदी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।